नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के 4 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये 500 क्वेश्चन सीरीज का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम पिछले 4 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 101, सिलिकॉन क्या है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो सिलिकॉन क्या है, तो देखिए जो सिलिकॉन है एक अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन है इसकी खोज किसने की थी। तो सिलिकॉन की खोज की थी जोन्स जैकब बर्जेलियस ने। किसने की थी? जोन्स जैकब बर्जेलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी। और इन्होंने सिलिकॉन की खोज कब की थी? तो 1824 में की थी। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है O2। क्या पाया जाता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे स्थान पर क्या पाया जाता है? तो दूसरे स्थान पर पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, ये SI जो है सिलिकॉन का सिंबल होता है। तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर की IC चिप बनी होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? तो जो कंप्यूटर की IC चिप बनी होती हैं वो भी सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट आपको बताऊं ताकि आप एग्जाम में सही से करके आ सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है CNG का फुल फॉर्म होता है। देखिए, यदि हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जो CNG है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो CNG का प्रयोग किया जाता है वाहनों में ईंधन के रूप में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाहनों में यदि हम CNG का यूज़ करते हैं तो ये जो CNG ईंधन है, CNG से बना हुआ ईंधन है, ये काफ़ी सस्ता होता है और ये वातावरण को बहुत ही कम प्रदूषित करता है। तो ये उपयोग भी हमें इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 103 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चेचक होने का कारण क्या है? ठीक है, तो चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है ये हमें बताना है। तो चेचक जो है ये वेरिसेला वायरस से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? वेरिसेला वायरस से फैलता है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो चेचक है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है। तो जो चेचक है ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये किस वायरस से फैलता है? तो ये वेरिसेला वायरस से फैलता है। ठीक है, और चेचक में क्या होता है? तो हमारी पूरी बॉडी में लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, जो देखा होगा आपने कि बॉडी में लाल लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, और ये जो चेचक है ये संक्रमित बीमारी है। ठीक है, मतलब ये छूने से भी फैल जाता है लोगों को। यदि एक बंदे को चेचक है तो ये दूसरे को भी हो सकता है। तो ये संक्रमित बीमारी भी है। और चेचक के कुछ अन्य नाम हैं, अन्य नामों से परीक्षा में पूछ लेता है। इसको छोटी माता कहा जाता है। ठीक है, इसको छोटी माता के नाम से जानते हैं। और क्या जानते हैं इसको? तो और इसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं हम इस बीमारी को। और एक और फैक्ट आपको याद रखना है जो कि पूछा ही जाता है, चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो चेचक का टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। तो ये एडवर्ड जेनर का आपको नाम याद रखना है और जो मैंने फैक्ट बताए हैं ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं जो क्विक रिवीजन करवाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए, आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ठोस कपूर है इससे वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर हम ऊर्ध्वपातन विधि को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ है, बिना किसी द्रव अवस्था में जाए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। और ये जो निक्षेपण प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन के जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल जो है ये होता है 159 लीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा ही जाता है एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है? तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शुद्ध जल है ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तापक्रम पर पानी उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है, जब जल जमता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, जब जल जमता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान के चलो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यही पानी यदि जम जाता है मतलब ये क्या बन जाता है? ये बर्फ बन जाता है। तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? इसका घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जल जो है जमने के बाद इसका घनत्व कम हो जाता है, लेकिन इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। आयतन बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है। आयतन कितना बढ़ता है? तो आयतन बढ़ जाता है इसका 9%। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए, इसका घनत्व कैसा हो जाता है? इसका घनत्व कम हो जाता है, और यही कारण है कि बर्फ जो है ये पानी के ऊपर तैरता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर किसी पात्र में ये जल भरा हुआ है, इस प्रकार से ये जल भरा है और ये बर्फ का टुकड़ा है। तो ये बर्फ का टुकड़ा जो है ये पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व है ये पानी की अपेक्षा कम होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी के कितने गुना बड़ा है? तो जो सूर्य का आकार है ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक है, 109 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नासा की अभी रिपोर्ट आई थी, तो नासा की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो सूर्य का आकार है ये पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यदि वायुमंडल की अनुपस्थिति है तो जो प्रकाश है ये वायुमंडल में नहीं फैल पाएगा, तो आकाश का रंग हमें काला प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु हमें बताना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दीर्घ दृष्टि दोष होता कब है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है कि जिसको ये दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके लिए निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक जो है इसका निकटतम बिंदु होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई पुस्तक पढ़वाना है, ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक यदि हम इससे 25 सेंटीमीटर इसकी आँख से, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है उसकी आँख से यदि ये पुस्तक हम 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो ये इसको पुस्तक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। ये आपको याद रखना है। और जो दीर्घ दृष्टि दोष है इसके उपचार में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं ये पूछा जाता है। तो इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो देखिए, जो आवर्धक कांच है ना, इसको हम मैग्नीफाइंग गिलास बोलते हैं। अब आप बता सकते हैं
अब आप समझ गए होंगे ये है मैग्नीफाइंग ग्लास और इसमें जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इसकी सहायता से क्या करते हैं तो जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको हम जूम करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें केवल हमें ये याद रखना है कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो हम 3 क्वेश्चन करेंगे ना इसी क्रम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसको समझना होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन क्रमांक 112 है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जो पृथ्वी है ना हमारी, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रही है, ठीक है। ये पृथ्वी इस प्रकार से गति कर रही है। तो ये जो पृथ्वी है जब सूर्य के सबसे पास में होती है, ठीक है, ये पृथ्वी जो है यहाँ सूर्य के सबसे ज़्यादा पास में है, तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम बोलते हैं ऑफशोर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑफशोर। ये और ये कंडीशन किस डेट को पड़ती है? ये कंडीशन होती है 3 जनवरी को, ठीक है। अब देखिए यदि एग्जामिनर जो है आपको फंसाना चाहे, क्वेश्चन को और कठिन करके पूछना चाहे तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा कि ऑफशोर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब ऑफशोर की कंडीशन होती है, मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास में होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इनकी बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होती है ऑफशोर के दौरान, ठीक है, याद रखेंगे। अब यदि और फंसाना चाहे तो क्या पूछेगा कि जब ऑफशोर होता है तो पृथ्वी पर सौर विकिरण प्राप्त होते हैं कम या ज़्यादा? तो देखिए पृथ्वी सबसे पास में है सूर्य के, ठीक है, तो क्या होगा कि सौर विकिरण पृथ्वी को अधिक मिलेंगे। कितने अधिक मिलेंगे? 7%। सौर विकिरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। जो सौर विकिरण है ये सूर्य से पहुंचते हैं पृथ्वी पर, तो ऑफशोर की कंडीशन में ये 7% अधिक प्राप्त होते हैं पृथ्वी को। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 113 है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? उसी के अपोजिट है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही चीज़ है, होता क्या है कि जो ये हमारा सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रही है। तो होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, ये हमारी अर्थ है, ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहते हैं अपसौर, ठीक है। और ये अपसौर की कंडीशन कब होती है? ये अपसौर की कंडीशन होती है 4 जुलाई को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वही कि जब अपसौर की कंडीशन होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ठीक है। और जो सौर विकिरण हैं वो 7% कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने परसेंट? 7% कम प्राप्त होते हैं। वहाँ पर 7% ज़्यादा प्राप्त हो रहे थे क्योंकि पृथ्वी पास में थी, यहाँ पर पृथ्वी दूर है, तो जो सौर विकिरण हैं ये 7% कम प्राप्त होंगे पृथ्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एपसाइट रेखा, यहाँ पर एपसाइट लिखा हुआ है, एपसाइट रेखा किसको मिलाती है? तो फटाफट से अपना आंसर लगाएं। तो जो एपसाइट रेखा है ये ऑफशोर और अपशोर को मिलाती है, ठीक है। एपसाइट रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ऑफशोर और अपशोर को मिलाती है। और ये जो एपसाइट रेखा है तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये सूर्य है और ये एपसाइट रेखा यहाँ पर है, ठीक है। ये सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी सूर्य के पास में है, तो ये ऑफशोर की कंडीशन बन रही है, ठीक है, ये ऑफशोर की कंडीशन बन रही है। और पृथ्वी जो है सूर्य के दूरी पर स्थित है, तो ये अपशोर की कंडीशन बन रही है। और यहाँ पर ये एपसाइट रेखा है जो ऑफशोर और अपशोर को मिला रही है। और ये जो रेखा है ये सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो RDX है इसका आविष्कार किया था हैनिंग ने।
तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरडीएक्स क्या है? तो एक विस्फोटक पदार्थ है, परीक्षा में पूछा जाता है। हेनिंग ने इसका आविष्कार किया था। इसका फुल फॉर्म जो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है और इसके दो फुल फॉर्म है एक्चुअल में, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन में ये नहीं होता। तो इसका सेकंड जो अल्टरनेट फुल फॉर्म है वो होता है रॉयल डोमिलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है ये भी हमें याद रखना है। इसका केमिकल नेम होता है साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइनेट्रामेन, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट ही लें, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H6N6O6। तो आरडीएक्स का ये केमिकल फॉर्मूला, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम भी है, वो भी पूछा जाता है। इसको साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं, या फिर इसको T4 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। T4 या फिर साइक्लोनाइट के नाम से आरडीएक्स को जाना जाता है, तो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो जो मनुष्य के होंठ हैं ये विटामिन सी की कमी के कारण फट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात हुई है विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? तो देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। और जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पर होता है? तो ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और यही बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। और यदि हम बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो ये 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, सबसे पहले तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये रेटिना पर बनता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/16 सेकंड तक बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वो वस्तु आंखों के सामने से हट भी गई है तो 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण है ये किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mmHg। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और एक बार क्या पूछा गया था कि यहाँ पर जो Hg है ये किसको दर्शाता है? तो ये Hg दर्शाता है पारे को, ठीक है, पारा को दर्शाता है Hg। और पारे को हम क्या बोलते हैं? तो पारे को हम मरकरी भी बोलते हैं, और मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। तो ये mmHg क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है mmHg, तो इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है, याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ एक बात और आपको याद रखना है, वो भी पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। कितना? 8.3 मिनट का समय। ध्यान रखना कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है 1.3 सेकंड में मात्र, और जो सूर्य है इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है 8.3 मिनट में। काफ़ी अंतर है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जो हम रिवीजन करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था?
तो पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जोनास साल्क ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोलियो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। और यहाँ पर लिखा है एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात पोलियो की हुई है तो पोलियो से दो फैक्ट हमें याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमें डेट याद रखना है 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर क्यों याद रखना है? क्योंकि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और दूसरा हमें एक ईयर याद रखना है 2014। 2014 इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि अपना देश भारत, ठीक है, जो है ये पोलियो मुक्त हुआ था। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त किया था कब? 2014 में। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से रोग होता है सुजाक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुजाक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि सुजाक का एक अन्य नाम होता है गनोरिया। ठीक है, सुजाक का एक अन्य नाम है गनोरिया और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेह। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में प्रमेह बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसके तीन नाम है, सुजाक, गनोरिया और प्रमेह। ठीक है, और ये क्या है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है, कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है। और ये कैसे फैलता है? तो ये संभोग करने से फैलता है। ठीक है, सेक्स करने के दौरान ये फैलता है। और यदि गर्भवती महिलाओं को ये रोग है तो ये रोग बच्चों को भी हो जाता है। तो ये सुजाक जो है यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीला थोता किसे कहा जाता है? तो नीला थोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है। और ये जो कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक के रूप में हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। और कॉपर सल्फेट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है तो CuSO4 × 5H2O जो है इसका फॉर्मूला होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब फटाफट से हम कोई एक रिवीजन कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। और सेकंड क्वेश्चन था CNG का फुल फॉर्म हमें बताना था। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म था। इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण है वेरिसेला वायरस। ठीक है, वेरिसेला वायरस से चेचक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होगा? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने अच्छे से समझाया था कि जल यदि जमता है इसको उसका घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो आकाश का रंग काला प्रतीत होगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित होगा तो जो आकाश का रंग है वो काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? तो जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है उसके लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर्धक कांच, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग गिलास। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग गिलास में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है मैग्नीफाइंग गिलास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? उपसौर की घटना बोलते हैं। इसी के अपोजिट क्वेश्चन था, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एप्साइड रेखा किसको मिलाती है? तो जो एप्साइड रेखा है एक काल्पनिक रेखा है और ये उपसौर एवं अपसौर को मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, RDX का आविष्कार किसने किया था? RDX का आविष्कार किया था हैनिंग ने। और जो हैनिंग हैं ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX का अन्य नाम हमने पूछा था, तो RDX को साइक्लोनाइट या फिर T4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य के होंठ किस विटामिन के कारण फट जाते हैं, तो जो मनुष्य के होंठ हैं वो विटामिन C की कमी के कारण फटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है, तो पौधों को जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ये 1/16 सेकंड तक बना रहता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो जो मनुष्य है उसका सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो जो पोलियो के टीका है इसका आविष्कार किया था जोनास साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग हमने पढ़ा था सुजाक। ठीक है, सुजाक के अन्य नाम भी हमने पढ़े थे। इसको गनोरिया नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमेह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा नीला थोता किसे कहते हैं, या फिर नीला थोता क्या है, तो जो कॉपर सल्फेट है इसको हम नीला थोता कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने देखा था CuSO4 × 5H2O जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो लीवर के बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार की जो हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है साइंस की, इसके हम 4 पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा 5वां पार्ट था, तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देखें क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।